नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार शर्मा कक्षा 12 के जीव विज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन नया सिलेबस जो एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किया गया है इसको प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर जो पहला अध्याय है जिसका नाम है जीवों में जनन। यानी जीव है उनमें जनन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, जीव है वो नई संततियों को कैसे उत्पन्न करते हैं, उनके अंदर जनन होना क्यों आवश्यक है, जनन कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में अपन इस अध्याय के अंदर है वो अध्ययन करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनके अंदर जनन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। साथ ही साथ जीवों की एक जीवन अवधि भी, लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं, वो भी जीवों में अलग अलग प्रकार की डिफरेंट होती है। सबसे पहले बिंदु इसके अंदर आता है जीवन अवधि। लाइफ स्पैन या जीवन अवधि है वो अपन किसको कहेंगे? तो इसकी परिभाषा हो सकती है कि किसी भी जीव, यानी जीव कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो, कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या काल को जीव की जीवन अवधि कहलाती है। यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर, एक जीव है उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर के और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय है, जो काल है, जो अवधि होती है, उस अवधि को ही अपन क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें एक शब्द आया है प्राकृतिक मृत्यु। कोई जीव है उसकी किसी एक्सीडेंटली, किसी कारणवश है अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मृत्यु को कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं माना जाता। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब नेचुरल डेथ है। एक जीव है वो अपनी एक निश्चित आयु को पूर्ण कर लेता है, पूर्ण करने के पश्चात अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसी मृत्यु ही प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। किसी एक्सीडेंट के कारण है, किसी व्यक्ति की बीमार या किसी गंभीर प्रकार की बीमारी ग्रसित होने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो प्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। यानी प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो अवधि उसकी जीवन अवधि कहलाती है। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनमें उनकी जीवन अवधि है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ आपकी किताब में दे रखे हैं, कुछ उदाहरण हैं जिनकी जीवन अवधि दे भी रखी है, कुछ के खाली स्थान छोड़े गए हैं, उनको अपन यहाँ एक एक करके, और इसके जो जीवन अवधि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है वो आपको इसकी अलग अलग प्रकार की जीवन अवधि है वो बता सकते हैं, लेकिन एक औसत गणना है वो उसी के मध्य में आती है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है हाथी की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 60 से 70 वर्ष है वो उसकी जीवन अवधि है वो मानी गई है। यानी एक हाथी है वो वयस्क होगा, वयस्क होकर के अपने ही समान जनन के द्वारा नई संतति उत्पन्न करता है तो उसकी जो जीवन अवधि मानी गई है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वो 60 से 70 साल की मृत्यु में है वो हाथी की मृत्यु हो जाती है। एक कुत्ता है जिसकी जीवन अवधि होती है वो 12 से 15 वर्ष, कुत्ता है जिसकी जीवन अवधि है वो 12 से 15 वर्ष मानी गई है। गाय है जिसकी जीवन अवधि होती है वो 20 से 25 वर्ष मानी गई है। मगरमच्छ है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको पूर्णतः इसकी जीवन अवधि होती है वो 60 वर्ष निर्धारित की गई है। कछुआ है, इसकी जीवन अवधि होती है वो 100 से 150 वर्ष, 170-180 वर्ष तक भी ये कई कछुए होते हैं वो जीवित रह सकते हैं। घोड़ा है
जिसकी जीवन अवधि होती है वो 50 से 60 वर्ष मानी गई है। गुलाब, ये नहीं है कि जीवन अवधि केवल जंतुओं की ही निर्धारित होती है, पादप होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। हमारे आसपास में, हमारे घर के अंदर भी आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधे हैं वो देखे होंगे, और उनको यानी जब उनको बोया था उससे लेकर के उनकी मृत्यु तक के समय का भी आप लोगों ने अवलोकन किया होगा कुछ के। तो उसके अंदर एक पौधा है जैसे गुलाब, गुलाब की जो जीवन अवधि होती है ये 5 से 7 वर्ष होती है, यानी 5-7 साल के अंदर है वो इसकी मृत्यु हो जाती है, ये नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से केला है जिसकी जीवन अवधि होती है वो 20 से 25 वर्ष, कई जगह 20 से 22 साल है, वो भी इसको बताया हुआ हो सकता है। धान है, धान का मतलब है चावल, चावल की कृषि अपन करते हैं तो इसकी कृषि है वो 3 से 4 महीनों में पक करके तैयार हो जाती है, यानी इसकी जीवन अवधि होती है वो 3 से 4 माह है, वो मानी गई है। बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद हो सकता है, पीपल हो सकता है, ये अत्यधिक लंबी आयु तक जीने वाले पौधे होते हैं। इनकी जो आयु है वो लगभग, इसकी जो आयु होती है वो 200 से 300 वर्ष, 200 से 300 वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं। कोआ है, कोए की जो आयु है उसका निर्धारण है वो लगभग 15 वर्ष। तोता है, उसकी जो आयु होती है वो लगभग 140 वर्ष तक है, वो जीवित रह सकता है। फल मक्खी, फल मक्खी होती है हमारे घर के अंदर जो मक्खी पाई जाती है उसी को फल मक्खी कहा जाता है, और जिसकी जीवन अवधि होती है वो 2 से 3 सप्ताह है, वो इसकी जीवन अवधि मानी गई है। तितली होती है, इसकी जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह है, वो निर्धारित की गई है। मनुष्य है, अपन कहते हैं मनुष्य की आयु है वो 100 साल की होती है, लेकिन 100 साल है वो सभी व्यक्ति जीवित नहीं रहते हैं। एक औसत आयु है वो इनकी लगभग 65 से 70 वर्ष है, वो इस आयु में है, वो अधिकांशतः व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनकी जीवन अवधि है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जीव है जिनकी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, लाइफ स्पैन का जो समय होता है, वो क्या कहलाती है, उसकी जीवन अवधि कहलाती है। अब एक बात आती है कि इस पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी जगत है, इस पृथ्वी जगत के ऊपर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जातियां पाई जाती है, उनमें से कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अमर हो, यानी सभी प्रकार के जीव है, उन जीवों की क्या होगी, एक निश्चित अवधि के पश्चात मृत्यु हो जाती है। अर्थात इस पृथ्वी जगत पर कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, वो अमर नहीं है। तो इस स्थिति में जीव अपने जाति का अस्तित्व है वो कैसे बनाए रख सकते हैं, अपने जाति का अस्तित्व है वो किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं। अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं। उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं जनन कहा जाता है। और ये जनन है वो जीवों की उत्तर जीविता हो सकती है या निरंतरता हो सकती है। इसको बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम माना गया है। यानी जनन क्या है, जीवों की उत्तरजीविता या जीवों के अस्तित्व को, जीवों की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक क्या है, आवश्यक प्रक्रम है वो माना गया है। अर्थात प्रत्येक जीव है वो इस प्रक्रम के द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को, अपने जीवों की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन का माध्यम है, जनन की प्रक्रिया है वो करता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जब जीव, अपन जनन किसको कह सकते हैं, जनन का अर्थ क्या हो सकता है, जनन से हमारा क्या अभिप्राय है। सबसे सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जीवों में संतान उत्पन्न, यानी जीवों में जो संतान है, संतति है, उसको उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन यानी रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी जीवों के अंदर है वो अपने ही समान नई संततियों को
जीवों की निरंतरता को, जीवों को अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें जीव क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। संतान कैसी होती है, जिस जीव के द्वारा, जैसे गाय है तो गाय का बच्चा है उसके अंदर, कुत्ता है तो कुत्ते का पिल्ला उसमें, मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा उसमें, बंदर है तो बंदर का बच्चा है, वो जन्म लेता है। यानी जीव है वो क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। और वो संतान कैसी होती है, जीवों के समान है, वो अपने ही समान नई प्रकार की संतति को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। और इस जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इस जनन की प्रक्रिया में संतान उत्पन्न होती है, तो यानी क्या होगा, नया जीव जन्म लेता है। नया जीव है वो जन्म लेता है। हमारे घर में हम विभिन्न प्रकार के पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, या मनुष्य है, उसके जन्म की प्रक्रिया के समय उनके शिशुओं को या उनके पौधों को हमने देखा है। कोई भी जीव है जब नया जीव है वो जन्म लेता है, किसके द्वारा, जनन की प्रक्रियाओं के द्वारा, जनन के माध्यम से। अब नया जीव जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद में क्या होती है, उसमें धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होती है। यानी वो जीव धीरे धीरे वृद्धि करता है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, उसमें कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। वृद्धि करने के पश्चात वो जीव कैसा होता है, वयस्क हो जाता है। यानी कैसा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। वयस्क के बाद में उस जीव के अंदर क्या आती है, एक अवस्था आती है जिसको अपन कहते हैं वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के पश्चात क्या हो जाती है, उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जीवों का एक जीवन का प्रक्रम है, जीवन के विकास की प्रक्रिया है, वो चलती है। इस अवस्था में क्या करता है, जब नया जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, और जब वयस्क अवस्था आती है, तो इस अवस्था में ही क्या करता है, वो वयस्क अवस्था में आने के पश्चात जीव क्या करता है, जनन की प्रक्रम को अपनाता है, जनन की प्रक्रिया करता है। और इस अवस्था में ही वो क्या करता है, अपने समान नई संतति को जन्म देता है, जिससे क्या होगी, उस जीवों की उत्तरजीविता, उन जीवों के जातियों का अस्तित्व या उन जीवों की जाति की निरंतरता है वो बनी रह सके। इसलिए वो क्या करता है, जनन के प्रक्रम को अपनाता है, जनन की प्रक्रिया है वो करता है। इसलिए जनन है वो जीवों की जाति की निरंतरता को, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक प्रक्रम माना गया है। अब हमने कहा कि इस पृथ्वी जगत पर जितने भी प्रकार के जीव है वो जब जनन की प्रक्रिया करते हैं, जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इसलिए वो जनन एक आवश्यक प्रक्रम है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि इस पृथ्वी जगत पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अमर है। लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने तथ्य भी दिए हैं, जैसे कि कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि ऐसे जीव है जिनको क्या माना गया है, अमर माना गया कि ये एक कोशिकीय प्रकृति के जीव है, वो अमर है, इनकी मृत्यु ही नहीं हो रही है। ऐसा वैज्ञानिकों की अवधारणा थी। लेकिन यहां पर जो अमर शब्द से तात्पर्य है कि उस जीव अमीबा है, उस अमीबा की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका शरीर नष्ट नहीं होता है, उसके शरीर के द्वारा ही क्या बन जाते हैं, नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर एक जनन की प्रक्रिया आती है, जनन की एक विधि आती है। एक इन जीवों के अंदर जो एक कोशिकीय जीव है तो इनके शरीर में कोई विशिष्ट प्रकार के लैंगिक जनन अंग तो पाए नहीं जाते,
और लैंगिक जनन अंग अगर इनमें नहीं होते हैं तो इनमें एक जनन का प्रकार होता है जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है ना, अलैंगिक जनन है वो कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो इनके अंदर पाई जाती है, इसकी अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसका नाम होता है द्विखंडन। अमीबा के अंदर एक द्विखंडन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन तीनों के अंदर ही एक द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। एक द्विखंडन की विधि होती है अलैंगिक जनन की, और इस जनन की अलैंगिक जनन के द्वारा, जो अलैंगिक जनन है अपन किसको कहते हैं? अलैंगिक जनन का अभिप्राय होता है कि जो जीव होते हैं वो अपने जनकों के कॉपी होते हैं, अपने जनकों के क्लोन होते हैं। हूबहू जैसे फोटोकॉपी होती है वैसे ही फोटोकॉपी है वो इनकी अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं। तो इसकी विधि होती द्विखंडन है, इसके द्वारा भी जो जीव बनेंगे वो भी उसकी कॉपी होगी। अब कॉपी होगी तो इस द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, एक अमीबा होता है वो क्या होता है, वो दो खंडों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। दोनों ही भाग क्या होते हैं, आकार व माप में क्या होते हैं, समान होते हैं। और उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इनका जो केंद्रक होता है उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है विभाजन से पहले वो क्या होता है, डबल हो जाता है। यानी डीएनए होता है तो उसकी संख्या दुगनी हो जाएगी, जितना डीएनए होगा उससे डबल हो जाता है और वो अलग अलग प्रकार के केंद्रकों में चला जाता है। और एक जीव से दो खंड विभाजित होकर के क्या बन जाते हैं, दो समान अमाप के जो खंड बनते हैं उसी अमाप की क्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसके द्वारा एक अमीबा दो भागों में, भाई एक अमीबा मान लीजिए, एक अमीबा है, ठीक है ना, और ये विभाजित होकर के क्या बना देता है, दो अमीबा के अंदर विभक्त हो जाता है। तो इसका आनुवंशिक पदार्थ इन्हीं के अंदर है और इसका शरीर दो भागों में खंडित हुआ है। तो इसकी तो क्या होगी, एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है, कृत्रिम मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही है, कृत्रिम मृत्यु हो रही है। यानी ये खंड दो भागों में विभक्त हो गया, ये दोनों भाग क्या है, नए अमीबा के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो एक अमीबा से दो नए अमीबा, इसकी मृत्यु तो हो गई लेकिन प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। और जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है ऐसे जीवों को अपन क्या मानते हैं, एक प्रकार से इसके अमीबा को वैज्ञानिकों के द्वारा अमर प्राणी है वो माना गया, क्योंकि इसके द्वारा क्या बन रहे हैं, दो खंड बनते हैं, दोनों खंड है वो उसी जनक के द्वारा बन रहे हैं। उन्हीं जनक का उसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, उसी जनक का उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए इनको क्या माना गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा अमर माना गया है। लेकिन वास्तव में जो अमीबा होता है जिसके द्वारा नए अमीबा बनते हैं, तो जो पुरान अमीबा होता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से जीवों के अंदर एक जनन की प्रक्रिया है या जीवन अवधि है वो पाई जाती है। अब इसके आगे जो बिंदु आएगा है वो आएगा जनन के प्रकार, कि जीवों में जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का है वो पाया जाता है। जीव है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो जीवों में जो जनन का प्रकार है, जनन है, जनन का प्रकार, यानी जीवों में जनन है वो दो प्रकार का होता है। जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की, एक कोशिकीय या कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ जो जीव होता है उनमें सामान्यतः जीवों की जो प्रकार पाया जाता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। और दूसरा इसके अंदर आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। ये बहुकोशिकीय जीवों में, विकसित प्राणियों में जिनके अंदर लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं उनके अंदर ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। तो इन जनन के प्रकार के बारे में अपन इसके आगे वाली जो क्लास होगी उस क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना आप लोगों को इसके अंदर एक सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को दी है कि जीवन अवधि क्या होती है, जनन क्या होता है, जीव जनन क्यों करते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन है वो जीवों में एक आवश्यक प्रक्रम माना गया है। तो इसके बाद में अपन आगे वाली कक्षा में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन है उनके बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन है वो किन किन विधियों से होता है उसके बारे में भी इसके आगे वाली क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद।